जो हमारे हमारे आंतरिक प्रक्रिया में जो संगठित चीजें हैं, जैसे हमारा चिंतन, हमारा निर्णय लेना, हमारे तर्क, हमारा एक दूसरे के प्रति जो अनुभव है, एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारी भाषा है, ये सब किसके अंदर आता है? संगठित ज्ञान के अंदर आता है, जिसको संज्ञानवाद बोला जाता है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे ध्यान, अगर आप देखो तो सबसे पहले हम 3 चीजों को सोच के चल सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो प्रोसेस है या फिर जो रिसर्च का जो टॉपिक इन्होंने बनाया है, उसमें मेन 3 चीजों को इंपॉर्टेंट बताया है। एक चिंतन, एक तर्क और एक निर्णय। चिंतन, तर्क और निर्णय। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी विचार जब हमारे अंदर आता है ना, सबसे पहले हम उसको सोचते हैं, उसका चिंतन करते हैं। चिंतन करने के बाद हम उसके लिए क्या इंटरनली अपने आप से डिसीजन लेने के लिए पहले हम अपने आप से तर्क वितर्क करते हैं। क्या ऐसा हमें करना चाहिए? क्या ये सही है? या इसको करने से ठीक होगा? होती है ये दुविधा सबके मन में। यस मैम। इस दुविधा के बाद जब आप कोई एक डिसीजन लेते हो तो उसको क्या बोला जाता है? निर्णय, निर्णय क्षमता। वो एक डिसीजन जो आप लेते हो, वो किसके कारण, वो क्या है? वही संज्ञान कहलाएगा, वही कॉग्निटिव प्रोसेस है। मतलब सिंपल भाषा में, जैसे आपका दिनचर्या जो आपकी है, जो आपका डेली रूटीन है, आप सुबह ही सोचोगे कि आज हमें कॉलेज जाना है, या आज कॉलेज से आने के बाद हमें एक पार्टी अटेंड करनी है, या फिर हमारी कोई क्लास है, या हमें कहीं भी जाना है। तो आप सुबह से ही सोचना शुरू करोगे। फिर आप एक शेड्यूल अपने माइंड में सेट करते हो कि अगर मैं इस क्लास को इतने बजे एडजस्ट करती हूँ तो मुझे वहां टाइम बच जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे ही आप अपना पूरा मैनेज कर लेते हो टाइम को, उसके बाद आप एक फाइनल मैसेज शूट करते हो कि आपको इसी समय ये क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, या आप इसी समय आप वहां पर अवेलेबल होंगी। तो आपने एक डिसीजन ले लिया। मतलब कहने का ये है कि जो आपकी सूझबूझ है, जो आपका दिमाग है, जो उसमें सोचने की क्रियाएं हैं, जो उनकी क्षमता है, जो भी आपका ये सब अंदर जो प्रोसेस चलता है, ये सब संज्ञानवाद के अंतर्गत आता है। जैसे साइकोलॉजी में हम मन और आत्मा के ऊपर बहुत सारा रिसर्च करते हैं, अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने चेतना को समझा था, ठीक है, हमने कॉन्शियसनेस पढ़ी थी ना, स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस में हमने क्या देखा था कि हमारी चेतना कितनी उभरी हुई है, या कितनी वो चेतन भाव में है, कितनी अर्ध चेतन में है, कितनी वो अवचेतन है। सेम वही चीज हमारे ब्रेन के लिए भी बोला जाता है। हमारे विचारों का स्थान कहाँ माना गया है? हमारे विचारों के स्थान को हम अगर स्पिरिचुअली देखा ना, तो हम अपने विचारों को अपने मन में रखते हैं। ठीक है। लेकिन साइंस क्या बोलती है कि हमारे जो थॉट है या थिंकिंग प्रोसेस है, वो हमारे हृदय में नहीं है, वो हमारे माइंड में है, ब्रेन में है। ठीक है। तो दोनों ही जगह, दोनों के ही मत अलग अलग हो गए। लेकिन यहाँ संज्ञानवाद क्या बोल रहा है, या कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या बोलती है कि आपका मन और आपका बुद्धि, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। एक दूसरे के बिना आप चिंतन कहाँ करेंगे? मन में करेंगे ना। और तर्क वितर्क कहाँ करेंगे? ब्रेन से, बुद्धि से तो समझेंगे इस चीज को करने से कोई नुकसान ना हो, या इस चीज को करने से कोई हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, ये फ्यूचर के लिए अच्छा है या नहीं है। सपोज करो आपको एक अपना कोई जो फाइनेंशियली आपको अपने आप को सिक्योर करना है, तो आपको एक पॉलिसी लेनी है फाइनेंशियल। ठीक है। तो उस पॉलिसी को लेने से पहले आप अपनी पूरा इनकम को पहले देखेंगे, सोचेंगे पहले अपनी इनकम के बारे में कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, ईयरली आपकी इनकम कितनी है। उसके बाद आप प्लानिंग लेंगे कि शॉर्ट टर्म चाहिए या लॉन्ग टर्म आपको कोई प्लान चाहिए। ठीक है। सेविंग प्लान्स जो होते हैं। फिर अगर आपकी जॉब में बहुत टाइम बचा है अभी कि आप लॉन्ग टर्म प्लान ले सकते हैं, तो आप उस पर सोचेंगे। फिर उसके बाद आप किसी सीए को बुलाएंगे जो आपके ये सब फाइनेंस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, या फिर कोई भी इससे रिलेटेड आदमी जो आपको सही मार्गदर्शन करे। उसके बाद आप एक निर्णय लेते हैं। सेम हमारे मन का भी यही है कि मन में पहले चिंतन होगा, उसके बाद तर्क वितर्क होंगे, उसके बाद हम कोई निर्णय लेते हैं। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन, संज्ञान जो शब्द है उसको अगर देखा जाए तो मानसिक गतिविधियों का समन्वय माना गया है संज्ञानवाद को या संज्ञान को। ठीक है। और इसके जो राइटर थे फर्स्ट, जिन्होंने इसको बताया या बनाया, वो कौन थे? गुस्ताव नाइसर। गुस्ताव नाइसर, GUSTAV, गुस्ताव, NEISSER। गुस्ताव नाइसर ने अपनी बुक कॉग्निटिव साइकोलॉजी में
सन 1967 में इसको बताया था। संज्ञानवाद के बारे में उन्होंने सबसे पहले 1967 में बताया था, और इसके राइटर कौन थे? गुस्ताव नाइसर। क्लियर? मैम एक बार नाम फिर से प्लीज क्लियरली बोलना। ओके, गुस्ताव, GUSTAV। ओके, थैंक यू। ठीक है। और उन्होंने क्या बताया था अपनी इस बुक में? उन्होंने संज्ञानवाद के लिए क्या लिखा था कि मनुष्य किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है, कैसे उसका उत्तर देता है, कैसे उससे संबंधित वो विचार करेगा, उसको स्टोरेज करेगा अपने ब्रेन में, स्मरण जिसे बोलते हैं, और अधिगम क्या होता है, कैसे उससे सीखेगा। ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ इसमें, जिसमें आप बहुत अच्छी तरह संज्ञानवाद को समझ जाएंगे। एक बार एक एक्सीडेंट होता है, एक बच्चा सेकंड फ्लोर से गिर जाता है। ठीक है। जब वो सेकंड फ्लोर से गिरता है तो उसको फटाफट इमरजेंसी में लेके जाया जाता है। तो जहां पर एक आदमी पहले से ही अवेलेबल था, वो कुछ काम से वहां गया हुआ था, कुछ ड्यूटी उनके वहां पर फिक्स थी, तो उनको वहां बिठाया हुआ था। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक बच्चा सेकंड फ्लोर से गिरता है, बहुत सीरियस हालत में आता है, तो उसको फटाफट आईसीयू में लेके जाते हैं। लेकिन वहां के जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को ये पूरा पता होता है कि वो इस बच्चे को बचा लेंगे, जबकि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस होती है। ठीक है। सभी डॉक्टर्स उसको सर्जरी के लिए लेके जाते हैं। जैसे ही सर्जरी के लिए लेके जाते हैं तो वहां पर पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें पता था वो उसे बचा लेंगे। इतना उनका मतलब जो उनकी सोचने की या काम करने का जो तरीका था, वो उसमें बिल्कुल श्योर थे कि वो उस बच्चे को बचा लेंगे। लेकिन सडन क्या हुआ, चीजें जब बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, अचानक क्या हुआ, जो आईसीयू का जो पूरा एक सेटअप होता है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, उसके फंक्शन थोड़े डिस्टर्ब हो गए। तो डॉक्टर्स को लगा कि ये बच्चा अब नहीं बचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा था उसके अंदर, तो मशीनरी में कुछ डिफेक्ट आ गया था। अब इतना टाइम उनके पास नहीं था कि वो उस बच्चे को उस मशीनरी के बेस पे उसको रखते या वेट करते। तो उन्होंने फटाफट उसको सिस्टम से हटाकर, डॉक्टर्स ने आपस में डिस्कस किया, तो फटाफट उन्होंने उसको उस सिस्टम से हटा दिया, आईसीयू की मशीनरी से, और बलून से उसको पंप करने लगे, गुब्बारे से उसको ऑक्सीजन देने लगे। ठीक है। और इस तरह करके उन्होंने उस बच्चे की जान बचा दी। तो इसमें आपको क्या समझ आया, क्या पता चला आपको? जो सोचने, बलून है वो एम्ब्यू बैग है। हाँ क्या बोल रहे हैं जो विद्या जी? बलून है उसे एम्ब्यू बैग बोलते हैं। हाँ, मतलब उसमें गुब्बारा ही बोला गया था। ठीक है। वो हाँ। साइंटिफिकली आप डॉक्टर उसमें लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो वो स्टोरी उन्होंने बताई है, एक्सपीरियंस बताया, उसमें उन्होंने गुब्बारा ही बोला था। ठीक है। तो उन्होंने उसको हाथ से पंप कर करके उसको जैसे भी किया, उस बच्चे को बचा लिया। जिस चीज को समझने के लिए उसमें उसको उसके लिए थोड़ा सा भी डिसीजन लेने के लिए लोग घबराते हैं, क्यों? क्योंकि किसी की जान भी जा सकती थी। उन डॉक्टर्स को पूरा पता था कि एट अ टाइम उनको ये सॉल्यूशन दिखा, और उन्होंने अपने दिमाग से काम करके फटाफट से वो एक्शन लिया। ठीक है। वो एक्शन जैसे उन्होंने लिया, उन्होंने उस बच्चे को बचा लिया। सेम यही हमारा कॉग्निटिव जो हमारा प्रोसेस है, साइकोलॉजी है, सेम वो इसी चीज पर रिसर्च करता है कि हम किस तरह समस्याओं से बाहर निकलते। हर इंसान का देखो सोचने का एक तरीका अलग होता है। हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत ना आगे जाकर हम इसको कैसे समझेंगे कि मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है। मैंने श्रद्धा जी को एक बात बोली अपने शब्दों में, लेकिन मेरी इंटेंशन वो नहीं थी जो उन्होंने समझी। मैंने किसी को समझाने के लिए कोई बात बोली, और श्रद्धा जी ने उस बात को कैसे समझा, जैसा इनका इंटरनल जो इनका सोचने समझने की जो क्षमता है। फिर श्रद्धा जी ने वही बात आरफा को बोली। ठीक है। आरफा ने और अगले को बोली, इस तरह से वो पूरे 10 लोगों में फैल गई। लेकिन जो बात मैंने बोली उसका मीनिंग हर इंसान के पास जाते जाते चेंज हो गया। ठीक है। फिर उससे पलट के हमारे पास क्या आता है, जरूरी नहीं है कि हमारा जो सोचने का तरीका है या हमारा जो तर्क करने का तरीका है उसको सामने वाला भी वैसा ही ले, क्योंकि सबकी बौद्धिक क्षमता अलग होती है। सबकी बौद्धिक क्षमता अलग होती है। मैं अगर आपको ये बोलूं कि मुझे रास्ते में जाते जाते एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, तो जो मुझे समझते हैं, जिनको मेरे बारे में पता है, वो मुझे क्या बोलेंगे, अरे यार गाड़ी वाले ने कैसे गलती से आपको मार दिया, तुम तो बहुत सही चलाती हो स्कूटी। लेकिन थर्ड पर्सन ने क्या बोला, जरूरी नहीं की गलती होगी, ठीक है, जल्दबाजी में होंगी ये। चौथे आदमी का क्या बोलेगा, रॉन्ग साइड चल रही होंगी। तो अगर ये बात 10 लोगों के बीच में जाएगी तो 10 लोग इसका अलग अलग मतलब निकालेंगे, और इसीलिए क्या होते हैं, द्वंद्व पैदा हो जाते हैं। ठीक है।
जब वो द्वंद आते हैं वही समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, और जैसे समस्याएं बढ़ती हैं उसके बीच से निकलने का जो समाधान है वो क्या है, वो संवेगिक या ये संज्ञानात्मक साइकोलॉजी है। जब आप अपनी सूझबूझ से प्रॉब्लम से बाहर निकलने का एक ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो, या जिस वातावरण में आप रह रहे हैं वहां के लोग भी उससे प्रभावित ना हो। ठीक है, तो ये इसमें 3 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट माना है, बस आपको यही ध्यान रखना है। अब इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, डेफिनेशन से आप इसको थोड़ा और क्लियर समझोगे। संज्ञानात्मक साइकोलॉजी में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, लेकिन हम इसको निसर और एटकिंसन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सिर्फ 2 लोगों के अकॉर्डिंग हम इसको बताएंगे कि आप किस तरह से मानसिक प्रक्रियाओं को एक संगठन में कैसे देख सकते हैं। उन्होंने संवेगिक और संज्ञानात्मक साइकोलॉजी के लिए बताया, लेकिन जो संवेगिक होती है वो क्या है, वो इमोशनल उसमें आ गया, इमोशंस में आ जाता है। संवेग क्या है, ये साइंटिफिकली पूरी तरह से प्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका सारे प्रोसेस जो माइंड में या ब्रेन में जो होते हैं ये उसके बाद का एक रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी क्वालिटीज भी हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में आप देखिए, निसर ने 1967 में क्या बोला था कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से आशय उन सभी प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा संवेदी निवेश परिवर्तित होते हैं। संवेदी निवेश क्या होते हैं? जो हमारी संवेदनाएं होती हैं, जिनके बेस पर हम कोई भी कार्य करते हैं। संवेदी निवेश परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित होने का मतलब क्या है कि जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम अपने विचारों को, अपने सोचने के तरीके को और अपने समस्या सुधारना या फिर अपने निर्णय लेने के तरीके को भी बदलते हैं। दोबारा मैं रिपीट करूंगी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का आशय उन सभी प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा संवेदी निवेश परिवर्तित होते हैं, घटते हैं, विस्तृत होते हैं, संचित होते हैं और पुनः प्राप्त होते हैं, और उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। मतलब निवेश करना, परिवर्तित कैसे होते हैं? जो भी आपके सोचने समझने की क्षमता है वो स्थिति के अनुसार पहले आप उन पे बहुत गहरा सोचते हैं। विस्तृत होना मतलब पहले आपके साथ कुछ घटता है, फिर आप उसके लिए बहुत डीप सोचते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसे कहीं ना कहीं जो चीज आप गेन कर सकते हैं आप उसे अपने ब्रेन में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद पुनः उसकी प्राप्ति मतलब रिकॉल करके आप उसको चेतन स्तर पर लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक निर्णय लेना होता है। जैसे आइसबर्ग में का जो एग्जाम्पल दिया था फ्राइड ने, उन्होंने भी क्या बोला था कि जो अर्ध चेतन है वहां पर जो आपका स्टोरेज है, स्टोरेज क्या चीजें होती हैं? जो घटनाएं घटित तो हो जाती हैं लेकिन चेतन मन से हटके वो उससे नेक्स्ट नीचे वाले लेवल पर आ जाती है। लेकिन अगर आप उन्हें रिकॉल करोगे तो वो चीज वापस आपके चेतन स्तर पर आ जाती है। मतलब कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनको आप छोड़ देते हो, क्योंकि अभी स्थिति के अनुसार हम, अभी मैं अगर टीना से पूछूं कि ये अपने बच्चे को 12th के बाद MBBS कराए, लेकिन वो तो प्रिपेयर नहीं है उसके लिए, उसने तो अभी सोचा ही नहीं है उसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे से बात होने के बाद इस बात को सोचेगी कि हाँ ये सही उन्होंने मुझे सजेशन दिया है, क्यों ना मैं अपने बच्चे को इसके लिए प्रिपेयर कराऊं। ठीक है, उस पर सोचेंगे सोचेंगे, सोचने के बाद आसपास के लोगों से पूछेंगे भी। फिर उसके बाद जो उनका बेटा है अगर उनको वो बोलेगा मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है MBBS में, तो क्या है, 2 लोगों का सोचने समझने की क्षमता अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो डिसीजन पावर्स होती हैं वो हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, जो हमारे सोचने का तरीका है, हर स्थिति के अनुसार समाज में रहते हुए अपने वातावरण से प्रभावित होने से जो हम सीखते हैं, ठीक है, वो सब इस वाले साइकोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, अब है एटकिंसन ने क्या बताया कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। उसका उद्देश्य प्रयोग करना तथा ऐसे सिद्धांतों का विकास करना होता है जिनसे इस बात की व्याख्या हो कि मानसिक प्रक्रियाओं को
कि मानसिक प्रक्रियाओं को किस तरह से संगठित किया जाता है या वो किस प्रकार से कार्य करती है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। एटकिंसन ने क्या बताया कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान संज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन है या वैज्ञानिक अध्ययन है। उसका उद्देश्य प्रयोग करना, ऐसे सिद्धांतों का विकास करना होता है जिनसे इस बात का की व्याख्या हो कि मानसिक प्रक्रियाओं को किस तरह से संगठित किया जा सकता है या किया जाता है और वो किस प्रकार से कार्य करती है। नाउ द सेकंड पॉइंट, इसमें आप लिखेंगे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की विशेषताएं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जो विशेषताएं हैं। इसके कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं। जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है वो इंटरनली आपस में संबंधित होता है, परस्पर संबंधित होती है और इसमें सीखने के बहुत सोपान होते हैं। मतलब आप किसी भी चीज के बारे में एकदम डिसीजन नहीं ले सकते, आप एकदम किसी के साथ बात नहीं कर सकते, आपको बहुत चीजें सोचनी होती हैं। आपको अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया तो आप उसको उस तरह से एंटरटेन नहीं करेंगे जैसे आप अपने नॉन पर्सन से बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सटीक है, जो सही है, जो साइंटिफिकली बिल्कुल जिसको आप बोलेंगे जो जरूरी है, आप सिर्फ उसी के लिए उसको इस पे काम कर सकते हो या ये आपके लिए काम कर सकता है, ठीक है। और ये एक अंत्यक्रिया है, इंटरनली चलता रहता है। आप एक बार में 10 चीजों को सोचते हैं। जो इसमें चिंतन जो बताया गया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, चिंतन से मतलब ये नहीं है कि आप एक समस्या के बारे में दिन में एक ही बार सोचेंगे। अभी भी अगर आप क्लास में बैठे हैं तो 10 चीजें आपके ब्रेन में चल रही हैं कि नहीं चल रही है आपके ब्रेन में, लेकिन फिलहाल आपकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो क्या है, वो ये क्लास है। आप चाह के भी इसको नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि आपको ये भी पढ़ना है। लेकिन फिलहाल 10 चीजें आपके ब्रेन में एक साथ चलती है। लेकिन यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप की जरूरत फिलहाल जो है आप उसके लिए निर्णय लेते हो, ठीक है। जैसे इसको क्या बोला गया था, इंद्रिय जन्य ज्ञान बोला गया है। जो ये संवेगात्मक है या संज्ञान है, ये इंद्रिय जन्य ज्ञान है। इंद्रियां क्या क्या हुई हमारी, आंख, नाक, कान, जीवा और स्किन, त्वचा, ठीक है। तो आप सुन भी रहे होंगे 10 चीजें, आप सबको देख भी रहे हैं, ठीक है, ज्ञान तो आप ले रहे हो उसका। लेकिन अभी आपका जो मेन जो काम है वो क्या है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देनी है। जो आपके सामने सबसे पहले सबसे बड़ी जो चीज है, वो सबसे बड़ी चीज है कि आपको 3:30 से 4:30 बजे एक क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। आप रात के डिनर के लिए भी सोच रहे होंगे, बच्चों को ट्यूशन भेजना है, बच्चों को ट्यूशन से लाना है, बच्चे नीचे खेलने गए हैं, खाना बनाना है, लंच नहीं किया है, ठीक है, या हमें वॉशिंग मशीन से कपड़े भी निकालने हैं। ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, ब्रेन में, ठीक है। लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको इसको वैज्ञानिक ढंग से या आपको ये सोचने की, मेरे ख्याल से श्रद्धा जी को निकालने हैं वॉशिंग मशीन से कपड़े, उनको स्माइल आई है उनके फेस नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बिल्कुल नहीं सोच रही थी इन चीजों में, आपने बोला तो मुझे याद आ गया ना। तो यही चीजें हैं जो आपके कहने पर, हाँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ आपकी क्लास में। जो थिंकिंग प्रोसेस हमारे ब्रेन में हमेशा चलता रहता है ना, पर हम एक्टिव किसी एक के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यही लाइफ के लिए भी उन्होंने बताया, इसलिए इसकी साइकोलॉजी की जरूरत पड़ी है। संज्ञानात्मक साइकोलॉजी इसीलिए एक अलग सब्जेक्ट माना गया है साइकोलॉजी के अंदर ही। अब अगर आप देखो बहुत से क्वेश्चन होते हैं हमारे अंदर, आत्मा क्या है, चेतना क्या है, ठीक है। और कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारी मृत्यु भी होगी, ये सब चीजें हमारे अंदर चलती रहती हैं, बट हम इसे पकड़ के नहीं बैठते क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। तो ये सब ब्रेन की नेचर है सोचना। लेकिन उस सोच के साथ आप अपने जीवन को कितना सरल बनाते हैं, कितनी समस्याओं को आप समाधान इजीली ढूंढ लेते हैं, तो ये वो काम करता है। इसमें इन्होंने एक चीज बताई है कि जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं वो सूक्ष्मता और उनमें शुद्धता पाई जाती है, निर्णय में शुद्धता बढ़ती है।
जो आपके अनुभव होते हैं ना, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपसे गलतियां भी कराते हैं। ऐसा नहीं है आप गलती नहीं करते हो, गलतियां भी हमसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों के एक या दो बार रिपीट होने के बाद जो आप डिसीजन ले वो प्योर होता है बिल्कुल, और वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आप पहले ठोकर खा चुके होते हैं। तो यहाँ इसकी एक विशेषता ये भी है। नेक्स्ट इसमें बताया कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में घनात्मक सूचनाओं की व्याख्या नकारात्मक सूचनाओं की तुलना में अधिक और अच्छे ढंग से की जाती है। अब इस चीज को आप समझिए, जो घनात्मक सूचनाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? जो पॉजिटिविटी होती है, जो पॉजिटिव चीजें होती है हमारे लिए। और नकारात्मक सूचनाएं कौन सी होती है? जो नेगेटिव विचार होते हैं। अगर आपको अभी मैं कोई एक बहुत अच्छी सी खुशखबरी मिल जाए ना, तो आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और उसी में आप कुछ गड़बड़ कर देते हैं। कई बार हम खुशी खुशी में ना कुछ एक्स्ट्रा बोल जाते हैं, तो सामने वाला ना हमारी बात का बुरा मान जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। हम तो एक्साइटेड, हम तो बहुत खुश हैं। तो यहाँ कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या कह रही है कि आप किस भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट बताए थे, 4 पॉइंट सॉरी। सबसे पहला था चिंतन, फिर तर्क, फिर निर्णय, और एक इसमें है भाषा। एक लैंग्वेज ऐसी चीज है जिससे आप सामने वाले को अपने लिए सोचने पर या आप अपने आप को सामने वाले के सामने से और गलत साबित कर सकते हो। भाषा ही है जो हमें, लैंग्वेज से हम जानवर थोड़ा उच्च श्रेणी के हैं। सिर्फ एक भाषा ही ऐसी है जिससे हम दूसरे को समझते हैं और अपने आप को भी दूसरों को समझाने के लिए प्रेरित करते हैं, कोशिश करते हैं या सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, घनात्मक सूचनाएं कौन सी होती है? जो पॉजिटिव होती है हमारे लिए। पॉजिटिविटी जो होती है या फिर जो अच्छी चीजें होती है, हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड ना अच्छी चीजों को देखकर होते हैं। जब आप इमेजिनेशन में होते हैं ना, तो बहुत अच्छा अच्छा सोचते हो, तो एक अंदर ही गुदगुदी सी रहती है। कई बार तो हम कोई मूवी देखते हैं ना, मूवी में कोई बहुत हमारा फेवरेट कोई सीन आ रहा हो, कोई बहुत अच्छी सी मूवी है जो हमें बहुत पसंद है, हम बड़े खुश होते हैं। हमारे आसपास कोई है चाहे नहीं है, हम बड़े खुश होते हैं। फटाफट से हम वॉशरूम जाके आते हैं, सीन मिस ना हो जाए, ब्रेक आएगा हम तभी जाएंगे। छोटी छोटी एग्जाम्पल्स है ये। लेकिन अगर आपके सामने कोई बहुत ही भूकंप आ गया सपोज, तो आपको इतनी घबराहट हो जाएगी कि उसमें आप जो भी निर्णय लेंगे ना, वो सटीक ही होगा, सही होगा वो बिल्कुल। हमें पता है कि भूकंप आते वक्त या तो किसी कोने में बैठ जाना चाहिए, ये हमने सुना है कहीं, लेकिन ये कहाँ स्टोरेज है? कहाँ पर? हमारी स्मृति में। ठीक है, तो हम क्या है कि जैसे ही भूकंप आएगा तो हम ये नहीं सोचेंगे कि पड़ोस वाले को भी आवाज लगा के बता देंगे भूकंप आ गया भाई, उठो निकलो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम नहीं करते ऐसा। तूफान भी आएगा तो फटाफट हम अपने दरवाजे बंद करेंगे, बारिश आएगी तो हम अपने कपड़े उतारेंगे छत से, हम पड़ोसियों के नहीं उतारने भागेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव जो चीजें होती हैं, जो सिर्फ हम अपने लिए सोचते हैं, उनमें जो भी निर्णय लेंगे वो सटीक ही होगा। खुशी है, शादियों में जैसे कहीं जाओ पार्टीज में, तो वहां पे हमें ग्रुप में बहुत अच्छा लगता है बैठना। हम पूरा दिन बिता सकते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी गॉसिप्स करने होते हैं, बहुत इंजॉय करना होता है, लेकिन इसी बीच कई बार लड़ाइयां हो जाती है। तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, कॉग्निटिव वो जो साइकोलॉजी है वो क्या कह रहा है कि यहाँ घनात्मक सूचनाओं की व्याख्या नकारात्मक सूचनाओं की तुलना में अधिक और अच्छे ढंग से की जाती है। ठीक है, दूसरा इसमें इन्होंने एक और पॉइंट क्या दिया है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं आंतरिक स्तर पर घटित होती है। क्यों आंतरिक स्तर पर क्यों घटित होती है? क्योंकि एक मानसिक प्रक्रिया है, तो ये इंटरनली होगा। आप किसी को ये नहीं बताओगे कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, आप पहले सोचोगे समझोगे, उसके बाद आप उसके बारे में बात करोगे किसी से। तो ये आंतरिक घटना है, सॉरी घटित होती है, आंतरिक स्तर पर घटित होती है। नेक्स्ट इन्होंने इसके कुछ क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपकी तरफ से भी मुझे, और आपके मन में भी चल रहा होगा। जो हमारे भारतीय शास्त्रों में अगर देखा जाए तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में उन्होंने बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने की कोशिश की। जैसे चेतना क्या है, मैं अभी आपसे इसके बारे में डिस्कस कर रही थी। ज्ञान का रूप क्या है या बुद्धि का रूप क्या है? ठीक है, तर्क क्या चीज होती है, कल्पना किसे कहते हैं, या निर्णय क्षमता क्या होती है, क्यों जरूरी है निर्णय क्षमता। तो जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो ना, तब आपको इन सब चीजों के आंसर मिलते हैं। अगर आप अभी सटीक चल रहे हैं ना, बिल्कुल सिंपल अच्छी लाइफ जी रहे, आपको कोई जरूरत नहीं है इसकी संज्ञान की, कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, प्लान्ड है सब कुछ। लेकिन जैसे आप किसी दुविधा में फंसते हो ना, तब ये एकदम एक्टिव हो जाता है।
आप किसी प्रॉब्लम में आओगे तभी आप चिंतन करोगे, एक दूसरे से डिस्कशन करोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद एक निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे आप सब लोग मेरी क्लास में बैठे हैं, लेकिन मैं जिस तरह संज्ञान को समझा रही हूँ वो सबको एक तरह से समझ नहीं आ रहा होगा। हर एक का सोचने समझने का तरीका अलग है। अगर मैं क्वेश्चन टीना से पूछूं कि टीना तुम्हारे लिए तुम्हारा जो डिसीजन पावर है वो क्या है, कैसे लेती हो आप डिसीजन? फटाफट लेती हो कि रुक थोड़ा सोचती हो उसमें? मैम चीजों को समझ के थोड़ा सा देख के। थोड़ा समझ के और देख के, ओके। हाँ और ये अर्चना जी, वो हर एक परिस्थिति पे डिपेंड करेगा, कुछ उसकी इमरजेंसी या प्रायोरिटी देख के हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। ओके। और आरफा जी? आरफा जी कहाँ गई? आपको याद है आरफा जी, एक बार आप कॉलेज आ रही थी और आपके को पीछे से गाड़ी, आपकी गाड़ी बिल्कुल राइट साइड थी और पीछे से आपको बस ने टक्कर मार दी थी, याद है आपको? यस मैम। क्या फील हुआ था आपको उस टाइम? तो मतलब मैं एक बार को बहुत ज्यादा डर गई थी। क्यों डरे थे आप? तो गलती नहीं थी? गलती नहीं थी, लेकिन लगा कि एकदम इतनी तेजी से वो मारा कि पीछे का शीशा बिल्कुल टूट गया था, वो चूरे चूरे हो गया था। गलत तो नहीं खड़ी थी या मेरी सड़क में थोड़ी बीच में तो नहीं थी गाड़ी? जरूर ये दिमाग में आता है। साइड में खड़ी थी और मैं उसको निकाल रही थी, मतलब घर आने के लिए। जैसे मैंने उसको पीछे बैक की तो बस वाला जो है वो रुका नहीं, वो तेजी से आ रहा था। और वो मेरा जो है जैसे मतलब जो था वहाँ पे सड़क जो थी, सड़क थोड़ा अप थी और वो थोड़ा नीचे था, वो कच्चे में थोड़ा साइड में खड़ी हुई थी। जैसे मैं ऐसे किया वो एकदम रुक भी नहीं सकती थी मेरी भी गाड़ी। तो वो बिल्कुल इतनी तेजी से फास्ट आई, वो इतनी फास्ट आई कि वो पीछे से सारा टूट गया। वो तो ठीक है, लेकिन आपको किसकी गलती लगी, आपकी या बस वाले की? उस टाइम तो ये लग रहा था कि मतलब बस वाले की तो गलती थी ही खैर उस टाइम। मतलब आप डाउटफुल हैं आपकी भी थी? मुझे लगा कि मुझे भी देखना चाहिए था कि वो पीछे से वो आ रहा है, तो मुझे भी देखना चाहिए था। वो बार सोचते हैं हर चीज को कि शायद हम ही गलत ना हो, तो शायद यही हम- आपके अंदर द्वंद आ जाते हैं और यहीं से आपके अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। बस यही संज्ञानात्मक साइकोलॉजी क्या है कि ये आपको सटीक ज्ञान देती है कि आप गलत नहीं थे, आप साइड में थे, बिल्कुल सही खड़े थे, बस वाले की ही गलती थी। इस डिसीजन को या इस सेंटेंस को दूसरे वाले के सामने बोलने के लिए जो हमें एक मेंटली जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना, वो उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे इसमें बहुत सी चीजें और बताई गई हैं कि जो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, इसके कुछ कार्य क्षेत्र। हाँ, क्या इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे जब कोई ड्राइव करता है हाईवे पे, जैसे ड्राइव करते हैं तो तुरंत डिसीजन लेने होते हैं और वो सटीक ही होते हैं जो अच्छा ड्राइवर होता है उनका। कई बार होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबका ड्राइविंग का एक अपना अलग स्टाइल है। कोई बहुत फास्ट जाना पसंद करता है, कोई बहुत धीरे, कोई ट्रैफिक रूल्स को पूरा फॉलो करते हुए जाता है। बट मैम कई बार जब ऐसा होता है ना कि अचानक से कुछ भी नहीं है, हाईवे है और अचानक से कुछ आ जाता है, जानवर आ गया, कुछ भी एकदम अचानक से जब आता है तो तब तुरंत डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या करना है। कि आपने जानवर को भी पकड़ लिया और खुद भी पकड़ लिया। उस टाइम जो था वो ये होगा। हाँ, ओके मैम। वो बस जो था मतलब उसमें था, फ्लो में था और ऊपर से आ रहा था नीचे, वो वैसे भी ढिड़कान होता है। तो आप निकल जाइए उससे बाहर। ये से भी घटना बताई थी, अब आप उसमें डीप मत जाना, ठीक है? नहीं आप किसमें आ जाओगे, चिंतन में आ जाओगे और चिंतन से धीरे धीरे चिंता में आ जाओगे, ठीक है? नहीं वो तो बहुत मतलब कार का शीशा भी बदल गया। बहुत टाइम हो गया, मैं 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। देखो मुझे भी याद था क्योंकि मैंने आपको घबराते हुए देखा। तो ये जो घबराहट है, आप इसमें जब आप अपना इतना अपने आप को सोचते हैं, अध्ययन करेंगे, तो आप इस घबराहट से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? जो एक स्ट्रेंथ है वो आपके अंदर अपने आप ही इंटरनली वो डेवलप हो जाती है। कहने का मतलब ये है, इसलिए साइकोलॉजी को रिसर्च के लिए बोला गया कि कुछ लोग, हम लोग किस वजह से हम किसी को जानते हैं, व्यवहार से, ठीक है? कोई बहुत जल्दी घबरा जाता है, कोई बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, हमेशा सटीक डिसीजन होते हैं इनके, इनसे कभी कोई गलती ही नहीं होती। इसका मतलब वो पूरी तरह से संगठित है, उसे अपने आसपास के वातावरण, उनका जो चिंतन है, जो उनका सोचने समझने का तरीका है, वो बहुत क्लियर है। उनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम
हमारे लिए सामने वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि वो नेगेटिविटी की तरफ जाता ही नहीं है। जो योग है, योग आपके अंदर ये पॉजिटिवनेस लेके आता है, और साइकोलॉजी आपकी ऐसे चेंज हो जाती है। जितना आप नेगेटिव या आप जितना चीजों को लेकर बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं ना, देखो साइकोलॉजी भी क्या कहता है कि चिंतन करो, लेकिन चिंता नहीं करनी है। चिंता क्या है, वो आपको बीमारियों की तरफ ले आती है, मानसिक रोगों की तरफ ले आती है। तो यहाँ चिंतन पे बहुत ध्यान दिया गया है, इसीलिए 3 ही चीजों को इम्पोर्टेंट बताया। अगर आप जो सोच रहे हैं, मुझे वो कैसे पता चलेगा? आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, आप मेरे लिए अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? जब हम उसको बताएंगे और उस पर तर्क और वितर्क करेंगे, जब आप हमें बताओगे, कैसे बताओगे? आप बताएंगे, भाषा से ही तो बताओगे। ये भाषा से बताएंगे। और अगर आपको आपने इसमें रहा है तो आपका वे ऑफ टॉकिंग मेरे लिए क्या होगा? बहुत एग्रेसिव, ठीक है, बहुत तेज गुस्सा आपको आ रहा होगा, या बहुत तेज चिल्ला रहे होंगे। तो आपके भाव मुझ तक कैसे पहुंचेंगे कि आप मुझ पर गुस्सा है या आप मुझसे नाराज हैं, ठीक है? तो ये क्या है, ये भी किसके अंदर आता है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही आपको पता चलेगा। आपके भाव, क्यों इसमें इन चीजों को डाला गया? क्योंकि आपके संवेग, इमोशंस भी तो बहुत मैटर करते हैं ना। आपके इमोशंस आपके भाषा को तुरंत बदल देता है। आपके अच्छे इंटेंशन होगी तो आपके शब्द भी बहुत ही सूदिंग होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जैसे आपके अंदर क्रोध बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, आपके शब्द भी उसी के अनुसार बदल जाते हैं। तो कॉग्निटिव प्रोसेस हमारे अंदर इन चीजों को बैलेंस्ड रखता है कि हमें किस तरह बोलना है, किस तरह दूसरे को समझना है, किस तरह उसको उसके हेल्प करनी है, उसको साथ देना है उसका, या उसको अपनी उसकी समस्याओं से बाहर निकालने में हम उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? ये जो एक संगठन हमारे जो व्यवस्थित होते हैं, हम इंटरनली जो हम व्यवस्थित होते हैं, वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। योग में भी बोला गया है ना, सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण जो विकास है, वही संगठित आपके अंदर से जो आपकी पर्सनालिटी है वही आती है। इसीलिए साइकोलॉजी में फर्स्ट आपका आ गया व्यवहार, फिर आपकी आ गया पर्सनालिटी, फिर आपके आ गए संवेग, आपके क्या कहते हैं इसमें चिंतन, आपकी बुद्धि, ठीक है ना, और आपकी इसमें एक चीज है स्मृति। अब हम स्मृति पे बात करते हैं। जो चीजें आप कौन सी चीजें सोचते हो? जो आपने देखी, जो भी आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो ज्ञानेंद्रियों से, वो आप सोचते हो। सोचने के बाद आपके पूरा टाइम उसी चीज पर सोचते रहते हो, बीच में कुछ तो ब्रेक लेते होंगे। तो जब आप वो ब्रेक लेते हैं तो वो आपके विचार कहाँ जाते हैं? सारे माइंड में वो स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि जो स्मृति है वो भी 3 चीजों पे डिपेंड करती है। उसमें भी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। स्मृति किसको बोलेंगे? आप थिंकिंग भी बोल सकते हैं उसको। स्मृति वैसे मेमोरी होती है, ठीक है, जो 3 तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई गई है। एक तो इनकोडिंग, दूसरा क्या होता है इसमें इनकोडिंग हो गया, और एक इसमें इन्होंने बताया था स्टोरेज, और देन तीसरा इसमें क्या था? रिकॉल। जो थिंकिंग है या जो स्मृति है या मेमोरी है, वो 3 तरह से हमारे पास होती है। सबसे पहले हम चीजों को देखकर उसको रजिस्टर्ड करते हैं। जैसे मैंने सलोनी गुप्ता को देखा और मैंने ये सोचा ये तो आज मेरी क्लास में इन्होंने अब कैमरा ऑन किया, या मुझे 2-3 क्लास बाद ये आज दिखी है, मैंने ये इनकोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये स्टोर कर हो गया। क्यों? क्योंकि स्मृति ये सलोनी कौन है? सलोनी मेरी स्टूडेंट है, तो मुझे कल भी इनको क्लास में देखना है, तो मुझे ये मैंने मेरे ब्रेन में कहीं ना कहीं ये स्टोर हो गया। लेकिन जैसे मैं सलोनी को 2-3 क्लास में नहीं देखूंगी, फिर मैंने नेक्स्ट क्लास में देखूंगी, तो तुरंत मैं रिकॉल करूंगी यार ये बीच में 2 दिन फिर गायब हो गई, और एकदम से मेरे चेतना स्तर पर वो बात आ जाएगी कि मुझे तो इनको क्लास में रेगुलर बुलाना है। तो फिर मैं इनके साथ क्या करूंगी? बात करना शुरू करूंगी, इनकी समस्याएं समझूंगी, इनके टाइम के अकॉर्डिंग कि इनको प्रॉब्लम है, ये इस टाइम पर क्लास अटेंड नहीं कर सकती, तो उनके साथ में एडजस्टमेंट ऐसा करूंगी जिसे समायोजन बोलते हैं, कि जिससे इनकी भी समस्या का समाधान हो जाए और मेरी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि पूरी तरह से जो हमारे अंदर एक व्यवस्था है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक पार्ट है। दैट्स इट। इसके अंदर और समझने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। जैसे चेतना है, चेतना को अगर हम योग के अकॉर्डिंग समझेंगे तो बहुत डिटेल है उसकी, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग समझा तो 3 लेवल्स पर वो क्लियर हो गई, ठीक है। इसी तरह से कॉग्निटिव प्रोसेस है, इसका नेचर क्या है? नेचर ये है कि ये 3 चीजों से
इस पे 3 चीजें बहुत काम करती हैं, ठीक है। और ये क्या है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान है, जो हमारी सूझबूझ है, हमारी बुद्धि है, हमारी समझ है। सिंपली आप इसको बोल सकते हो जो आपकी समझदारी है, ठीक है। आप सामने वाले, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कभी किसी से लड़ाई नहीं होती, उनके लिए कभी कोई बुरा नहीं बोलता, है ना, या फिर कभी उनको कोई कुछ नहीं कहता या उनमें कोई कमी नहीं निकालता। क्यों नहीं कर होता ऐसा? और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत सही होने के बावजूद भी उनके बहुत दुश्मन होते हैं, आसपास बहुत नेगेटिविटी होती है, लेकिन वो खुद को दूसरे के सामने समझा ही नहीं पाते, खुद को अपने आप को दूसरे के सामने साबित ही नहीं कर पाते कि भाई मैं गलत नहीं हूँ। ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ? मैम आप ऐसा बोलिए, सबके साथ होता है, लेकिन कोई उसे अपने मन पे लेता है और वो बोलता है कि बहुत निगेटिविटी है, और कोई बोलता है कि रहने दो, है यार नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता जो मैं। सुनिए विद्या जी, हमारी फैमिली में भी ना, मैं फैमिली की तरफ से बात करूंगी कि हमारी फैमिली में भी कोई 1-2 पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें कोई कुछ नहीं कहता, हमें पता है वो बहुत तेज है, वो मैम बहुत कहते तो सभी को है, लेकिन कई बार जो- ऐसा होता है मैम कि सामने वाला एकदम से मैम, दूसरी बात को एकदम बोल मैं देता है, बताऊं तो जो मैम, ये सामने होता वाला है बोल देता है कि कि जो ज्यादा एग्रेसिव या गुस्से वाला होता है या ज्यादा भड़कने वाले लोग होते हैं, उनको लोग कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि वो एग्रेसिव हो जाएंगे। और जो सुन, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है, जो सुनता है उसी को सुनाया जाता है, जो नहीं सुनता उसको कोई सुना भी नहीं सकता। अच्छा। और श्रद्धा जी आप बताइए, आपके वहाँ कैसा होता है? मैम मुझे तो मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, तो मैं तो इसमें कोई मतलब इट्स सो वास्ट ना, एवरीबॉडी सिचुएशन इज डिफरेंट, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती इसमें। नहीं बोल सकते, मतलब आप कहीं ना कहीं दुविधा में हैं, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि सभी सभी के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होती है, लेकिन जब वो प्रेजेंट करते हैं सामने वाले के सामने तो वो कंप्लीट एकदम से बिल्कुल क्या कहते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। ना उनका गुस्सा किसी को दिखाई देता है, ना उनकी भाषा किसी को अभद्र दिखाई देती है, ना उनका व्यवहार में कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम भी ऐसी कोशिश करते हैं, बट हमारे लिए जो एक बार किसी का पॉइंट वन व्यू ऑफ पॉइंट जो हमारे लिए हो गया वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर अपने आप को व्यवस्थित और संगठित रखना है तो उसके लिए हमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप अपने ऊपर वर्क करना होता है, ठीक है। और वो जो स्टेप बाय स्टेप जो वर्क किया जाता है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत आती है चीजें, ठीक है। कुछ लोग क्या है जो भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेटिंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनको बोलने की तमीज नहीं है, ठीक है। कि बहुत से लोग सेक्रीफाइस नहीं करते, नहीं उनको एडजस्ट करना है, वो बहुत ही ओपन माइंड होते हैं, उनको बोलना है बस जो चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है वो गलत है। वहां पर क्या चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है, भाषा। तो यहाँ 4th पॉइंट भाषा को इसलिए रखा गया है, ठीक है। जो उसमें तो आपको अगर देखा जाए तो मैम आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन मुझे सब लोग, मेरे लिए 2 पक्ष होते हैं, कोई बोलते हैं ये बहुत ही सुलझी हुई है, दूसरे बोलते हैं भैया इनसे पंगा नहीं लेना है। तो मैं क्या हूँ? कोई पूछे कि मैं क्या हूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या हूँ, मुझे कैसे रहना है। बट मुझे कैसे रहना है जिसमें मैं मेंटली बिल्कुल पीस में रिलैक्स हो, हूँ। या एग्जैक्टली। यस, मेरा मेंटल पीस मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे मेरे अकॉर्डिंग चलना है। अगर मैं सामने वाले के अकॉर्डिंग चलूंगी तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को शोषित कर रही हूँ, अपने अंदर जो हमारे जो फ्रीडम है, जो मेरे सोचने का तरीका है, मैं उसको बांध दे रही हूँ। जैसे ही मैंने उसे बांध दिया, जब हम किसी और के अकॉर्डिंग चलते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं घुटन महसूस करने लग जाते हैं। वो घुटन आपको ना हो, ये सब चीजें आप अच्छे से समझें, आप अपने आप को ही समझ लें, तो ये सब अध्ययन इसके अंतर्गत है। जैसे एक इसका एग्जाम्पल और क्या है, इसमें 10 चीजें बताई थी। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है इसकी कुछ कार्य क्षेत्र थे जिसमें 12 पॉइंट है। तो 12 पॉइंट 1 बाय 1 आप मुझे एक एक शब्द में आप लोग बताएंगे, क्योंकि आप मेरे पास कितने लोग हैं यहाँ पर, 12 ही हैं, ठीक है। सबसे पहले है इसमें संज्ञानात्मक न्यूरोविज्ञान। जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं उसमें पहला पॉइंट है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस क्या चीज है ये, विद्या जी? मैम पता नहीं। नहीं पता।
और इसको हिंदी में समझोगे तो ये क्या है, संज्ञानात्मक न्यूरोविज्ञान। जो भी आप चीज देखते हो सबसे पहले, वो सबसे पहले कहाँ आती है, आपके दिमाग में। दिमाग में ही आती है ना सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है, ब्रेन एक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा इसमें बताया है इन्होंने परसेप्शन। परसेप्शन क्या चीज है, वो जो सामने देखी हमने चीज, उसके बारे में हमें क्या समझ में आ रहा है, उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, दूसरे वाले के बारे में क्या परसेप्शन बनाया। सेकंड पॉइंट आपका ये आ गया, आपका जो ये कॉग्निटिव प्रोसेस है ये कैसे काम करता है, ये यहाँ पर आपको खुद समझ आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है पैटर्न रिकॉग्नाइज। हाँ, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन मतलब, पैटर्न मतलब हो गया कि कैसे आप चीज को देखते हो और किस तरह से आप उसको पहचान रहे हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल क्या दिया था कि मैंने एक बात विद्या जी को बताई, ठीक है, टीना के बारे में, और वो बात बहुत अच्छी है, लेकिन विद्या जी टीना को पसंद नहीं करती है। उन्होंने वो नेगेटिव रूप में टीना को बता दी, तो टीना किसकी दुश्मन हो गई, मेरी, क्योंकि मेरा परसेप्शन वो नहीं था, मैं तो कुछ और बोल रही थी, बट उन्होंने वो परसेप्शन चेंज कर दिया और उसकी पिक्चर जो टीना के ब्रेन में बनी वो मेरे लिए पूरी तरह से नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो यहाँ हो गया फिर पैटर्न पहचान, कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो आपको ये पहचानने में मदद करता है कि जो चीज सामने वाला बोल रहा है आप उसे उसी तरह समझे। नेक्स्ट है अवधान, अटेंशन। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप, अटेंशन क्या चीज है। मैम, जब भी हम किसी के बात सुनते हैं या कोई चीज देखते हैं तो पूरी सजगता से देखे, ये सजगता ही अटेंशन है शायद। तो हम उसे याद कर सकते हैं अगर बाद में उसे रिकॉल करना है तो। हाँ, अगर जाते जाते देखा है तो पूरा याद नहीं करते, अटेंशन नहीं देने की वजह से हम उसे कोडिंग नहीं कर सकते, स्टोरेज नहीं कर सकते, तो फिर से रिकॉल वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो। इसको आप कैसे ले सकते हैं कि जैसे आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है ना, आप किसके साथ अटेंशन दोगे, जो बहुत जरूरी है, जो सबसे पहले जरूरी है। जैसे आपको भूख लग रही है, सपोज आप टिफिन नहीं लेके आए, आपको बहुत भूख लग रही है, तो सबसे पहले ये आप ख्याल कहाँ आएगा, आपके दिमाग में, कि आपको भूख लग रही है और आप टिफिन नहीं लेके आए। फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, उसको परसेप्शन, उसका क्या परसेप्शन आपके ब्रेन में बनेगा, काश मैं सुबह टिफिन लेके आ गई होती, रोज की तरह मुझे आज भी कोई दिक्कत नहीं होनी थी, ठीक है। फिर आपने पहचाना, आप सड़क पे निकले, बहुत सारी शॉप्स है मार्केट में, लेकिन आपका दिमाग कहाँ है, खाने वाली दुकान पे। आपको ना कपड़े की शॉप दिखाई दे रही है, ना आपको ज्वेलरी की दिखाई दे रही है, आपको किसकी दिखाई दे रही है, खाने की दुकानें। आप सिर्फ होटल्स ढूंढ रहे हैं जहां पर आप कुछ खा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो क्या है, भूख, आपको उसको शांत करना है। फिर है अटेंशन, आपके पास एक परसेप्शन है कि आपको किसी एक अच्छी दुकान पर जाके खाना खाना है। फिर आप किसको अटेंशन देंगे, जो आपके जानी पहचानी जगह हो। आप किसी भी अननोन प्लेस पे जाके अपने आप को नहीं सेटिस्फाइड कर सकते, या अपनी हंगर को नहीं सेटिस्फाइड करेंगे, आप उसको अटेंशन देंगे जो सबसे आपके आसपास है और बहुत जान पहचान वाले हैं। फिर है कॉन्शियसनेस, जो भी थिंकिंग, इसमें हम वो पृष्ठभूमि का सिद्धांत अप्लाई कर सकते हैं ना, जो आपने बताया था। कौन सा, वो पृष्ठभूमि में कौन सा चित्र है और आगे कौन सा चित्र है, जो हमारी अटेंशन होती है, वही चित्र हमें पहले दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब आपका काम कर रहा है दिमाग, अब आप धीरे धीरे उसको समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें जो पॉइंट्स बताए हैं, मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। नेक्स्ट है अटेंशन के बाद आ गया कॉन्शियसनेस, चेतना। फिर है उसके बाद मेमोरी, देन चिंतन। उसके बाद चिंतन के बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। फिर है भाषा, ये इसके कार्य क्षेत्र है, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे काम करता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्हीं स्टेप्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। एक के बाद चीजें आपके मन में जो चलती हैं या आपके दिमाग में चलती हैं, किस तरह से आप उसमें प्रॉपर चैनलाइज होके आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, या किसी चीज से आप अपने आप को एडजस्टमेंट अपने अंदर लेकर आते हैं। तो साइकोलॉजी होगी मन का विज्ञान, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या हो गई, आपकी सूझबूझ का विज्ञान, आपकी समझ का विज्ञान, ठीक है। पूछिए अभी कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा है।
क्लियर है? अगर सब शांत है तो मतलब क्लियर है। यस मैम। या भी कुछ थिंकिंग चल रही है तुम्हारे अंदर भी? चिंतन स्टार्ट हो चुका है? हो गया चिंतन स्टार्ट? वो तो चलो होता ही रहता है। हाँ। इट्स अ क्या बोला था? कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो चिंतन है वो अंतःक्रिया है, वो हमेशा एक्टिव रहती है। आप रात को सो भी जाएंगे तो भी वो चलता रहेगा, चाहे वो सपनों में आए, उसके चाहे ड्रीम्स आए तो वो भी चलता रहता है। ठीक है, तो सिंपली आप इसको, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए कि संज्ञानात्मक, सॉरी हाँ, ये संज्ञानात्मक साइकोलॉजी में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताई गई है? चिंतन, तर्क, निर्णय या भाषा? तो नीचे एक ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी, तो आप उसको टिक कर दीजिए। क्लियर? क्योंकि किसी भी एक चीज के अभाव में आप दूसरा नहीं कर सकते, आप इस चीज को कंप्लीट नहीं कर सकते किसी भी एक के अभाव में। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक खुद को नहीं बताएंगे, समझेंगे नहीं उसके बारे में, और जब तक आपको वो समझ नहीं आएगी तब तक आप उसके लिए कोई, उसके साथ कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। कई बार हम बोलते हैं ना बहुत डबल माइंडेड हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, या कई बार हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसकी तरफ जाएं? तो ये पैरामीटर्स जो आपके सामने हैं, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या होता है कि आप किसी एक चीज के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाते हो, फर्स्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलिए, किसी को और को कुछ पूछना है तो बताइएगा। क्लास ऑफ करें? यस मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।